हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से पाठ 3, जिसका नाम है कविता के बहाने। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। आज हम कुंवर नारायण का जीवन परिचय पढ़ते हुए इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं चक्रव्यूह, जिसकी रचना 1956 ईस्वी में हुई थी। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह, ये सारे इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी प्रबंध काव्य हैं। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। इनका जो कहानी संग्रह है वो कौन सा है? आकारों के आसपास। आज और आज से पहले समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार एक सामान्य रचना है। इनको जो महत्वपूर्ण और प्रमुख पुरस्कार मिले थे वह हैं साहित्य अकादमिक पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ सम्मान। इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त थी। इनको सम्मान भी बहुत अधिक मिले थे। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा और गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। कुछ लाइन्स इसकी दी हुई है कि एक अनजाने में पता नहीं एक दिन बंद दरवाज़ा था जो खुल चुका है। घर का एक बंद दरवाज़ा किसी कोने में था जिसे उन्होंने खोला और गर्द में बहुत ही अंदर ढकी हुई कोई पुरानी सी किताब पड़ी थी, उसे उठाया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, जिस चीज़ को हमने कभी बहुत पहले सोचा, पढ़ा, देखा होगा या फिर कोई अपना बहुत पुराना सपना रहा होगा, अचानक से हमारे सामने उसकी नई ताज़ी चीज़ें आती हैं, हम उसको करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हर चीज़ के पर्दे खुलते जाते हैं और हम उस चीज़ से वाकिफ होते जाते हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात करने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इनकी काव्य लेखन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1950 के आसपास। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं का पर भी समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी थी उनके अलावा चिंतन लेख, कहानियाँ, सिनेमा मतलब जो टीवी सिनेमा होते हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं या पिक्चर मूवीज़ ले सकते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी समीक्षाएं लिखी हैं। किंतु कविता की विधा को उनके सर्जन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। इनकी जो कविताएं संग्रह था वो सबसे ज़्यादा प्रमुख था। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आलोचन मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीनपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। जो आलोचक होते हैं, जो आलोचनाएं लिखते हैं दूसरे कवियों के बारे में, तो वह कुंवर नारायण जी के लिए बताते हैं कि उनकी जो कविताएं होती वो बहुत ही साफ सुथरी और लोगों को जल्दी समझ में आने वाली होती हैं। उसमें कोई अखबारी चीज़ें नहीं होती, कोई उलझन नहीं होती हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविता के विशेष गुण माने जाते हैं। उनके यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। सीधे सीधे उनके आंसर उनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं। उनकी कविताओं को समझना पड़ता है जीवन शैली के आधार पर, तब जाके उसकी मूलभूत विशेषताएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविताओं में मिलती है। मतलब संचय, किसी चीज़ को हम
सोचने पर विवश हो जाएं, ऐसी चीज़ें उनकी कविताएं के अंदर हमें प्राप्त होती हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंग्यता के सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो उनकी तटस्थ वीरांगत दृष्टि नोट खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन में आलोड़नों के रूप में पड़ी जा रह सकती हैं। उनकी जो कविताएं होती हैं वह सीधे आंसर्स देने वाली नहीं होती। उन कविताओं को अपने जीवन शैली के आधार पर व्यक्तिगत सामाजिक सभी प्रकार की चीज़ों को मिलाकर हमें जब उनको समझते हैं तभी उनकी कविताएं हमें समझ में आती है। उसमें तटस्थता होती है, वीरांगना होती है। इस प्रकार से वह अपनी कविताओं की रचना करते हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह में से ली गई हैं। इन दिनों जो उनका संग्रह है उससे ली गई हैं। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक और की यात्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता के अपार संभावनाओं को टटोलने पर एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की एक और प्रकृति, दूसरे और भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। इस कविता के अंदर क्या लिया गया है? एक चिड़िया है जो अपने फूल से अपने बच्चों तक, प्रकृति से अपने भविष्य तक किस प्रकार से वो बच्चा अपने कदम बढ़ाता है, उन सब चीज़ों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ की रचनात्मक ऊर्जा होगी वहीं समीक्षाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। जो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चों के सपनों की कोई सीमा नहीं होती, उनके खेल की कोई सीमा नहीं होती, बच्चे अपने सपनों को, अपनी सीमाओं को उड़ान देते हैं। इन सभी बातों को इस पाठ के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं, संग्रह में संकलित है। कौन सी? जो कोई दूसरा नहीं, उस संग्रह से ये कविता ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व करते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। इस बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक कि जिन शब्दों को हम एक दूसरे से के पर्याय के रूप में जानते हैं, वे उन सभी के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द में से जुड़ा होता है। किसी भी अच्छी बात को कहना या किसी भी अच्छी कविता का बनना उसके अच्छे शब्दों पर ही निर्भर करता है। जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह शमूलियत के साथ ही हो जाता है। इससे आगे की कविता हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हो सकता है फिर लाइव में पढ़ें। इसलिए आज के लिए थैंक यू।